राधे राधे दोस्तों, मैं संजय कंटेंट वाला से शॉर्ट करता हूँ अपने शो में। आज हम बात करेंगे कल की 2898 की रिव्यू पे। कल की 2898 एडी साई-फाई, फ्यूचरिस्टिक और माइथोलॉजिकल सिनेमा बनाने की ओर भारत का एक मजबूत कदम है। फिल्म का थर्ड एक्ट इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों से एक बना देता है। कल की 2898 एडी के देखने के बाद मैंने आधे घंटे तक सोचा कि इसका रिव्यू कैसे किया जाए। तकरीबन इतना ही समय मेकर्स ने प्रभास के इंट्रोडक्टरी सीन में लिया है। वह सीक्वेंस ख़त्म ही नहीं होता। ना कॉमिक पंच लैंड हो रहे हैं, ना लिटरल पंचेस, बावजूद इसके वो सीन खींचता चला जा रहा है। हालांकि इसमें कोई दोहराया नहीं है कि नाग अश्विन ने एक यूनिक फिल्म बनाने की कोशिश की है, जैसा भारतीय सिनेमा में कभी कुछ नहीं बना। उन्होंने विजुअल्स के मामले में अपने विजन से कोई समझौता नहीं किया है। वो चीज़ स्क्रीन पर नज़र आती है, मगर फिल्म की राइटिंग उसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग वाली ब्रिलियंस को मैच नहीं कर पाती है। इतना इसलिए इतनी महत्वाकांक्षी फिल्म होने के बावजूद कल की 2898 एडी औसत से थोड़ी बेटर फिल्म बनकर रह जाती है, जो कि बड़ी अफसोस की बात है। बावजूद इसके कल की बाहुबली के बाद प्रभास की सबसे बेहतरीन फिल्म साबित होती है। कल्कि की शुरुआत होती है महाभारत से, जहाँ अश्वत्थामा को साप मिलता है कि तब तक धरती पर जीवित रहेंगे जब तक कृष्ण खुद आकर उन्हें मोक्ष नहीं देते हैं। इसके बाद कहानी 6000 साल आगे पहुंच जाती है, यानी 2898 एडी में पूरा देश रेगिस्तान बन चुका है। मानव सभ्यता काशी तक महदूद रह गई है। इस पूरी दुनिया को चलाता है सुप्रीम यास्किंग और उसकी नकाबपोश सेना। काशी में उसकी एक तिकोनी बिल्डिंग है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर फर्टाइल महिलाओं को एक खास वजह से कैद करके रखा जाता है। जो भी यास्किन की मदद करता है उसे कुछ यूनिट्स मिलते हैं। जो भी 1 मिलियन यूनिट्स पूरा कर लेगा उसे पूरी सुख सुविधा में रहने के लिए कॉम्प्लेक्स में भेज दिया जाएगा। यही सीन में आता है भैरवा, जो एक बाउंटी हंटर है। उसका एक ही मकसद है कॉम्प्लेक्स में पहुंचना। अचानक कुछ ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स से एक प्रेग्नेंट महिला फरार हो जाती है। उसको ढूंढने के दौरान यास्किन की सेना, भैरवा और अश्वत्थामा आपस में टकराते हैं। मैंने इस कहानी को अपने हिसाब से काफ़ी सिंप्लीफाई करके बताया है। आपको फिल्म देखते हुए ये कहानी याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि मामला काफ़ी फैला हुआ है। जब आप कल की देखेंगे तो आपको मैड मैक्स, फ्यूरी रोड, स्टार वॉर्स, ड्यून और मार्वल फिल्मों की याद आएगी, मगर इन फिल्मों से जैसे इमोशंस आपको कल की में नहीं मिलेंगे। आप किसी भी मौके पर फिल्म से कनेक्ट महसूस नहीं कर पाएंगे। ये इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी है। आप कोई भी फिल्म बनाने का निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि आपके पास एक ऐसी कहानी है जो आप दुनिया भर को सुनाना चाहते हैं, मगर ये इस फिल्म का ये मकसद नहीं, कभी नहीं लगता। कल की सिर्फ विजुअल्स के सहारे खुद को बचाने की कोशिश करता है, जो कि एक दर्शक होने के नाते मेरे लिए नाकाफ़ी है। आखिर में ये फिल्म खुद को रिडीम करने की मजबूत कोशिश करता है और ऑलमोस्ट सफल भी हो जाता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ बिल्ड अप यानी कहानी की सेटिंग में जाता है। अगर इंटरवल ब्लॉक को छोड़ दें तो इस 1.5 घंटे में कोई भी सीन आपके भीतर खींच और निराशा के अलावा और कोई भाव पैदा नहीं कर पाता। एक के बाद एक ऐसी चीज़ें घटित हो रही है जिसका मेन प्लॉट से कोई लेना देना नहीं है। कहीं कॉमेडी चल रही है जिस पर बिल्कुल हंसी नहीं आती, कहीं प्रेम कहानी चल रही है जो आगे कहीं नहीं दिखती। बेमतलब के कैमियोज हो रहे हैं जो फिल्म में रत्ती भर का भी वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेकर्स भी दर्शकों की तरह इंटरवल का इंतजार कर रही है, क्योंकि असली फिल्म तो उसके बाद ही शुरू होती है। कल की इंटरवल के बाद अपनी कमर कसती है, थोड़ी गंभीर होती है, कहानी खुलनी शुरू होती है। मेहरबा अश्वत्थामा के बीच एक फाइट सीक्वेंस है जो फिल्म से उसकी उम्मीदें बढ़ाता है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का रोल किया है। हमने अमिताभ बच्चन को उनकी एंग्री यंग मैन वाली दौड़ में तो नहीं देखा, मगर इस फिल्म में उनकी जो कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस है वो बताती है कि 70-80 के दशक में वे उनकी फिल्म टिकटें खिड़की पर क्यों तांडव मचाते थे। भले इस फिल्म को लोग प्रभास के नाम पर देखने आए, मगर कल की का असली हीरो तो बच्चन है। अमिताभ ने इस पूरी फिल्म में प्रभास को ओवर शैडो करके रखा है, जो कि सुनने में यकीन से परे लगता है। इसीलिए आपको सिनेमाघरों में जाके फिल्म देखनी चाहिए। कल की आखिर के 40-50 मिनट में अपने पूरे रंग में आती है। तब आपको समझ आता है कि नाग अश्विन असल में क्या करने की कोशिश कर रहे थे।
भयानक लेवल की विजुअल स्टोरी टेलिंग, शानदार वीएफएक्स और ज़बरदस्त एक्शंस। पहली बार आप अपनी कुर्सियों से चिपके फिल्म में पूरी तरह इन्वेस्टेड होते हैं। प्रॉपर थियरिंग एक्सपीरियंस। यही सीन कम्युनिटी व्यूइंग जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में आपकी राय को और पुख्ता करती है। सिर्फ यही एक सीन कल्कि को भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बना देती है। प्रभास ने फिल्म में भैरवा का रोल किया है, जिसकी एक सतही और अटपकी सी बैक स्टोरी है। प्रभास एक बार फिर बताते हैं कि वे अच्छे एक्टर नहीं है, मगर एलिवेशन सीन्स में उनका स्टारडम का कोई सानी नहीं है। वो फिल्म के क्लाइमैक्स में फॉर्म में आते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं। उसके अलावा वो फिल्म के अधिकतर हिस्सों में स्लीप वॉकिंग करते पाए जाते हैं। अमिताभ के साथ उनका जो एक्शन सीक्वेंस है उसमें वो उनका काम अच्छा लगता है। दीपिका ने फिल्म में सुमति नाम की उस लड़की का रोल किया है जो कॉम्प्लेक्स से फरार हो जाती है। वह इस फिल्म का सबसे ज़रूरी किरदार है, मगर दीपिका के पास परफॉर्म करने का कोई स्कोप नहीं है। वो कमावेश हर सीन में सिर्फ दुखी नजर आती है। कमल हसन ने सुप्रीम यास्कीन का कैरेक्टर प्ले किया है, मगर वो इस फिल्म में मुश्किल से 2-3 सीन्स में नजर आते हैं। उनका किरदार कल्कि के अगले पार्ट में फुल फ्लेज रोल में नजर आएगा और इस वादे के साथ ये फिल्म खत्म होती है। कल्कि में देश भर की इंडस्ट्रीज के कई एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने गेस्ट रोल किया है, मगर उनमें से कोई भी कैमियो ऐसा नहीं है जो कथानक के लिहाज से बेहद ज़रूरी हो। कुछ कैमियोज तो ऐसे हैं जिनकी फिल्म में ज़रूरत भी नहीं थी, और कुछ कैमियो ऐसे हैं जो रोल कोई दूसरा एक्टर भी करता तो उससे फिल्म पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली एक्टर्स का कैमियो फिल्म में कुछ नया या अलग नहीं जोड़ता है और ना ही दर्शकों को एक्साइट कर पाता है। राजा मौली और प्रभास के बीच एक सीन है जिसमें बाहुबली से जुड़ा इनसाइड जोक सुनने को मिलता है, वो फनी लगता है। शेष कल्कि 2898 एडी साई-फाई, फ्यूचरिस्टिक्स और माइथोलॉजिकल सिनेमा बनाने की ओर भारत का एक मजबूत कदम है। जब इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हुआ था, वीएफएक्स वर्क को लेकर एक बड़ा हंगामा हुआ। डायरेक्टर नाग अश्विन ने लोगों की बातें सुनी, उस हिसाब से फिल्म में कुछ ज़रूरी सुधार भी किए। ऐसे में हम उम्मीद करेंगे कि उन्हें इस फिल्म को लेकर जो भी फीडबैक्स मिल रहे हैं वो उस पर काम करेंगे और इस फ्रेंचाइजी के अगले हिस्से में इससे बेहतर फिल्म देंगे। मगर कल्कि की खूबियाँ खामियों को जानने समझने के लिए आपको ये फिल्म खुद सिनेमाघरों में जाकर देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म चाहे जो हो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस तो है ही। चलो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रिव्यू? प्लीज़ कमेंट और लाइक करके और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय।